नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। दोस्तों, हमारे ड्रीम्स जो है वो कब से हम सोचना शुरू करते हैं? बचपन से कह सकते हैं, या 10th स्टैंडर्ड से, या 12th स्टैंडर्ड से। अब तो 10th और 12th स्टैंडर्ड से ही बच्चे सोचना शुरू करते हैं कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, जो भी है। और फिर अपना ड्रीम पूरा करते करते वो उम्र आ जाती है 22-23 साल, और उसके बाद भी हमारे मन में कन्फ्यूजन ही रहता है कि हमें करना क्या है, जॉब करनी है, बिजनेस करना है, एक्सेट्रा। बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, और जिनके नहीं होते हैं फेल्यूर होती है ज़िंदगी में, असफलता आती है। तो नौजवान आज का जो है कितना डिस्परेट, फ्रस्ट्रेटेड, फुल ऑफ डिप्रेशन, क्या क्या नहीं उनके प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर चैलेंजेस के साथ लड़ना उनको आता नहीं है, प्रॉब्लम्स के साथ लड़ना उनको आता नहीं है, निराश हो जाते हैं। लेकिन आप सोचो कि एक 23 साल का नौजवान, वो 23 साल की उम्र में देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी देता है, और उसके साथ उसके 2 फ्रेंड्स, वो भी केवल एक ही ड्रीम, एक ही गोल, देश की आज़ादी। 23 साल की उम्र क्या उम्र होती है, लेकिन ऐसा हुआ है हमारे देश में। ऐसे कितने सारे नवरत्न वो आपको मिलेंगे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान सर्वस्व दे दिया। तो जिनकी मैं आज बात करने जा रही हूँ, उसके पहले मशहूर कवि और शायर शाहिर लुधियानवी वो क्या कहते हैं, वो लिखते हैं, ये जश्न मुबारक हो, ये जश्न मुबारक हो, फिर भी यह सदाकत है। हम लोग हकीकत के एहसास से तारी है। गांधी हो या भगत सिंह, इतिहास की नज़रों में हम दोनों के कातिल और दोनों के पुजारी है। क्या बढ़िया लाइन्स है ना। हम दोनों को पूछते हैं, लेकिन एक शब्द जो उन्होंने वहाँ डाला है ना, वो बहुत ही एक संकेत देता है बड़ा। दोनों को हम पूछते हैं, गांधी और भगत सिंह। आज मैं बात करने जा रही हूँ भगत सिंह जी की। सरदार भगत सिंह, इनकी आज जयंती है, और इसीलिए पूरा देश आज उनको याद कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने भी उनको आज याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। और उन्होंने उनके बारे में क्या कहा, आइए हम देखते हैं। मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंह को नमन करता हूं। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके लिए कभी व्यक्तिगत गौरव महत्वपूर्ण नहीं रहा। वे जब तक जिए सिर्फ एक मिशन के लिए जिए, और उसी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। वह मिशन था भारत को अन्याय और अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाना। एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था। इसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई थी। हम भगत सिंह बन पाए या न बन पाए, लेकिन भगत सिंह जैसा देश प्रेम, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूर हम सबके दिलों में हो। तो देखा हमने कि प्रधानमंत्री जी ने कितना बड़ा संदेश सबको दिया है, पर्टिकुलरली यूथ को, कि हमें करना क्या चाहिए। तो बात करते हैं 1931। ये साल बहुत इम्पोर्टेंट साल है हमारे देश के इतिहास में। कराची में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। गांधी जी अधिवेशन के लिए जा रहे थे, और पूरे रास्ते में नारे लग रहे थे, गांधी जी वापिस जाओ। सब लोग गुस्से में थे, और गुस्सा क्यों था? गुस्सा इसलिए था कि गांधी जी ने भरपूर प्रयास नहीं किए भगत सिंह की फांसी को रोकने के लिए या रद्द करने के लिए, इसीलिए नारे लग रहे थे। कांग्रेस का अधिवेशन कराची में होने वाला था 26 मार्च 1931 को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी, और इसके बाद लोगों में गुस्सा फूटा,
और इसका विरोध करते हुए गांधी जी के खिलाफ नारे लग रहे थे। इन सबको संबोधित करते हुए गांधी जी ने क्या कहा उनको, ये मैं आपको बताती हूँ। ये सब कुछ अवेलेबल है, आप गूगल पे इंटरनेट पे जाइए, आपको मिलेगा। गांधी जी ने तब क्या कहा था, वो कहते हैं, कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मैंने भगत सिंह और उनके साथियों को बचाना नहीं चाहा। मैंने भरपूर प्रयास किए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उनकी गलती महसूस करें। उनकी गलती मतलब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु महसूस करें। उनका रास्ता गलत और निरर्थक था। मैं पिता जैसे अधिकार के साथ नौजवानों को बताना चाहता हूं कि हिंसा सिर्फ नरकीय यातना लाती है। ये कहा था। यहाँ पे उन्होंने उस टाइम पे जो भी लोग वहाँ जमा थे उनको संबोधित किया और ये कहा। यहाँ पे एक लाइन जो है मन को थोड़ा खटकती है, वो ये है कि उनका रास्ता गलत और निरर्थक था। देखिए, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो दोनों के बीच में था, बिल्कुल थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उनका रास्ता गलत था या निरर्थक कैसे हो सकता है। जिस लड़के ने, जब वो सिर्फ केवल 8 साल का था और वो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ वो देखा, वहाँ जाकर जब वो देखी लाशें, तो प्रण लिया था कि मैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ूंगा, और तब से उनका वो ड्रीम शुरू हुआ। तो निरर्थक कैसे हुआ? उनका गोल तो था ही ना कि देश को आज़ादी प्राप्त होनी चाहिए और उसके लिए वो लड़े। वहाँ से प्रेरणा ली उन्होंने। उनके आदर्श कौन थे? उनके आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके आदर्श वीर सावरकर थे। सावरकर जी ने जो बुक लिखी थी इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वो उन्होंने पढ़ी और वो ही प्रेरणा स्थान बन। कितने यंग जनरेशन उन्होंने उस बुक को पढ़ कर प्रेरणा ली। तो उन्होंने ये सोचा कि जो लोग इतनी हिंसा, क्रूरता हमारे लोगों के ऊपर कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमको शस्त्र उठाने चाहिए। और देश में अगर ये माहौल सब तरफ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट इस तरह से जो हमारे लोगों को मारते थे, तो स्वाभाविक था ऐसा एक रास्ता चुनना। तो गलत और निरर्थक कैसे हो सकता है? देखो, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, लेकिन ये हम नहीं कह सकते। तो हम कैसे कह सकते कि गांधी जी का भी मार्ग निरर्थक और गलत था? नहीं कहते। दोनों के अपने रास्ते थे, दोनों के अपने गोल्स थे और दोनों उस रास्ते पर अपने अपने हिसाब से चले। अब जब ये बोला जाता है कि गांधी जी ने प्रयास नहीं किया क्या, तो उन्होंने किया, ये से वो खुद मान रहे। लॉर्ड इरविन से वो मिले थे, डिस्कशंस चल रहे थे, क्योंकि जो आंदोलन उस टाइम पे गांधी जी ने शुरू किया था उसको वापस लेने के लिए लॉर्ड इरविन प्रयास कर रहे थे। मतलब एक प्रकार से एक समझौता होने वाला था। अब जब समझौता होने वाला था तो अपने कंडीशंस अपन रख सकते हैं। आज भी देखो कितने सारे समझौते होते हैं, तो हम हमारे कंडीशंस रखते हैं, दूसरा वाला दूसरे कंडीशंस अपने लेकर आता है, तब जाके दोनों में बातचीत होती है और फिर एग्रीमेंट होता है। देखो, इतिहास में जो कुछ हुआ है उसको बदल तो नहीं सकते, लेकिन एक जस्ट डिस्कशन हम कर रहे हैं कि जब समझौता हो रहा था वायसरॉय इरविन और गांधी जी के बीच में, तो ये कंडीशन क्यों नहीं रखी गई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी ये चाहते थे। वो ये कहते थे गांधी जी से कि आप अगर वायसरॉय से मिलते हो, उनसे डिस्कशन करते हो, मीटिंग करते हो, तो अगर ये कंडीशन आप नहीं रखते हो तो आपको ये वार्ता, ये मीटिंग, ये डिस्कशंस कैंसिल करने चाहिए और समझौता तोड़ देना चाहिए। ऐसा कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आप सोचो उस टाइम पे क्या फीलिंग्स रही होगी लोगों की, जब ये 3 नौजवानों को एक साथ फांसी पे लटकाया जा रहा था। बिल्कुल गुस्सा होगा ही लोगों के मन में, और इसलिए गांधी जी का विरोध हो रहा था। फिर जब ये वायसरॉय से मिले, बातचीत हुई, तो गांधी जी से मीटिंग करने के बाद वायसरॉय ने जो बोला ना, वो स्टेटमेंट भी है। वो डेट यहाँ है लिखी हुई 18 फरवरी 1931। इरविन मिले गांधी जी से, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि गांधी जी जब मुझे मिले तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही कहा कि आपको फांसी को टाल देना चाहिए। अब टाल देना चाहिए मतलब क्या?
अगर गांधी जी ऐसा बोलते हैं कि फांसी को रद्द करना चाहिए तो कुछ और जोर पड़ता, लेकिन उन्होंने इसमें कहा है कि उन्होंने कहा कि टाल देना चाहिए। तो बहुत ही एक सोच समझकर बातचीत हुई है, ऐसा हमें लगता है, जब ये दोनों मिले होंगे, गांधी जी और वायसरॉय इरविन। तो ये बात हुई कि किस तरह से गांधी जी के ऊपर ये हमेशा आरोप लगाए जाते हैं कि भगत सिंह को बचाने में उन्होंने प्रयास नहीं किए, और इसको ढूंढते ढूंढते ये सारी बातें हमको मिली है कि उन्होंने किस तरह से वायसरॉय इरविन के साथ बातचीत की और किस तरह से लोगों ने भी फिर गांधी जी का विरोध किया। लेकिन जो भी है, हम आज यही कहना चाहते हैं कि जिन जिन लोगों ने ये रास्ता अपनाया क्रांतिकारी योजनाओं के साथ, उनका एक बहुत शुद्ध विचार था, एक शुद्ध भावना थी, और वो थी कि देश की आज़ादी। और यही शुद्ध भावना और विचार लेकर भगत सिंह ने अपना आंदोलन खड़ा किया था। और वो तो मानते थे कि बंदूक और बम से आज़ादी नहीं मिलेगी, विचारों की धार से, विचार ऐसे होने चाहिए ना, धार धार, तभी जाके आज़ादी मिलेगी। तो ये उनका मानना था। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है, वो आप भी सोचिए। अगर आपको कुछ कमेंट्स देना है तो ज़रूर कमेंट्स लिख सकते हैं। भगत सिंह ने अपने बड़े भाई को मरने से पहले एक खत लिखा था। वो खत क्या था, उसमें क्या लिखा था, कुछ लाइंस थी। वो लिखी थी, कोई दम का मेहमान हूँ, कोई दम का मेहमान हूँ, अहले महफिल, चरागे सहर हूँ, बुझा चाहता हूँ, मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, यह मुश्ते खाक फानी न रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, प्रातः काल के दीपक के लौ की तरह उषा की आभा के पूर्व में अदृश्य होता हूं, लेकिन विद्युत की चमक की तरह हमारा विश्वास तथा हमारे विचार विश्व को आलोकित करेंगे। इससे क्या हानि है? इससे क्या हानि है? जो यह मुट्ठी भर राख नष्ट हो जाती है, मतलब मैं केवल मुट्ठी भर राख बन जाऊंगा और नष्ट हो जाऊंगा, लेकिन जीवित क्या रहेगा? हमारा विचार, हमारा विश्वास, जो पूरी दुनिया को फिर से आलोकित करेगा। ये उनका आखिरी, हम बोल सकते हैं, विचार उन्होंने अपने बड़े भाई कुलतार सिंह को लिखा था। तो आज की बात इतनी ही। हम भी सरदार भगत सिंह को नमन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि उनके जो विचार थे भारत के लिए, कि वो भारत की स्वतंत्रता के बारे में क्या सोचते थे, भारत की इकोनॉमी के लिए क्या सोचते थे, ये सारे जो उनके विचार थे उनकी किताबों में है। बस ज़रूरत है पढ़ने की, और वही हम नहीं करते, मोबाइल की दुनिया में घूमते रहते हैं बस, और क्या। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।